हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट, जिसको हम लोग पुनः मूल्यांकन खाता बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के आपके चैप्टर्स में क्या होगा, ये आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम लोग क्या करेंगे, आगे के चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होगा, ये जो टॉपिक है आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस पूरे लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग इस वाले टॉपिक को सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट होता कि क्या है, इसे कब कब बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए हमें क्या होता है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, यानी कौन कौन से रूल हम लोग को क्या होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो आइए सीखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है। ये साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का क्या है, सबसे लास्ट टॉपिक है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हिंदी में इसको बोलेंगे लाभ हानि समायोजन खाता। अब इस खाते को सीखने के लिए हम लोगों को क्या होगा, इस खाते के पीछे क्या होगा, कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग को क्या करना होगा, समझना होगा। चलिए आइए समझते हैं। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उन परिवर्तनों के कारण हमें क्या हो रहा है, बहुत सारा अकाउंटिंग करना पड़ रहा है। जैसे हम लोगों को गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ रही है, हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ रहा है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ रहा है, फिर कुछ रिजर्व से उनके ट्रीटमेंट करने होंगे। ये सब क्या है, हम लोग पहले वाले वीडियो में अपने सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए और सीखिए उससे। तो आइए रिवोल्यूशन अकाउंट समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए तीन पार्टनर है ए बी सी, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कुछ इस प्रकार रहा, 1:1:1। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी 3:2:1 करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ए बी सी का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था, तो ये लोग अपने सारे एसेट्स को, सारे लायबिलिटीज को, सारे प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटते थे, 1:1:1, यानी बराबर बांटते थे। ठीक है, लेकिन जब ये क्या हुआ, इन लोगों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदला, तो अब क्या होगा, बदलने के बाद ये लोग अपने प्रॉफिट लॉस एसेट्स और लायबिलिटीज को किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2:1 इस रेशियो में बांटेंगे। तो ये लोग करते क्या है कि जब ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना बदलते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। यानी ये लोग देखते हैं कि जिस दिन वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल रहे हैं, उस दिन इनके एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो उस वैल्यू के हिसाब से क्या होते हैं, ये लोग देखते हैं और उस हिसाब से क्या होते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलते हैं। ठीक है, तो बदलने के बाद क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज का जब वैल्यू चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या होती है, वृद्धि हुई रहती है, या तो कुछ ना कुछ कमी हुई रहती है। ठीक है, उन कमियों को, उन वृद्धियों को क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाने से पहले ये लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ताकि भविष्य में क्या हो, इनको कोई भी प्रकार की समस्या न हो। जाहिर सी बात है, जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अगर उस समय ये लोग क्या करें, अपने सारे एसेट्स के वैल्यू को चेक कर लें और लायबिलिटी के वैल्यू को चेक कर लें कि उस समय क्या है, इनके एसेट्स की क्या वैल्यू है, लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, और उससे जो भी इनको क्या रहा है, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, उसको ये लोग क्या करें, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो आगे इनको क्या होती है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आगे जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन लोगों के बीच, तो वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इससे इनको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब जब क्या होता है, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो बदलने से पहले क्या करते हैं, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं। तो रीवैल्यूएशन करने से क्या होता है, इनके एसेट्स में, कुछ एसेट्स में इनके कमी आ जाती है, कुछ में वृद्धि आ जाती है, कुछ इनके लायबिलिटीज कम हो जाते हैं, कुछ लायबिलिटीज इनके बढ़ जाते हैं ना। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें लेकर जाई जाती हैं, अब वो हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या होगा, कुछ रूल सीखना होगा। ठीक है, आइए रूल सीखते हैं। ये जनरल रूल है आपके अकाउंटिंग का, ये आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे क्या होता हूँ, आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जनरल रूल के हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज को किस प्रकार से लेकर जाया जाएगा। ठीक है, उसके रीवैल्यू को। तो आइए देखते हैं। पहला रूल, एसेट्स, यानी जब भी क्या होता है, फर्म के अंदर कोई भी एसेट्स बढ़ता है, ठीक है,
तो एसेट्स के बढ़ने से क्या होता है, फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है। और एसेट जब बढ़ता है तो फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जितने से एसेट्स बढ़ता है, ठीक है, उतने से उसको क्या किया जाता है, ठीक है, उस एसेट्स को तो डेबिट किया जाता है, लेकिन एसेट्स के बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कोई 10,000 का फर्नीचर, ठीक है, अब हमने भविष्य में क्या हुआ, 2,000 का फर्नीचर और खरीदा, यानी हमारा एसेट्स बढ़ गया ना, हमारा एसेट्स कितना हो गया, 12,000, ठीक है। या हमारे पास क्या है, कोई 12,000 का फर्नीचर है और उसकी आज के डेट में उसकी वैल्यू 15,000 हो जाए, तो 3,000 का हमें क्या होगा, सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो जब जब क्या होगा, कोई भी एसेट्स बढ़ेगा, हाँ, उससे क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। जितने से बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई फर्नीचर है 10,000 है और वो फिर 2,000 से बढ़ रहा है, यानी उसकी वैल्यू अब 12,000 हो जा रही है, तो कितना बढ़ रहा है, वो 2,000 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2,000 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद देखिए दूसरा रूल, जब एसेट्स क्या होता है, घटता है, ठीक है, एसेट्स पे जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगा देते हैं या किसी एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, लॉस पर बेच देते हैं, तब क्या किया जाता है, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो जब भी कोई क्या होता है, एसेट्स घटता है तो हमें लॉस होता है और उस लॉस को हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो कोई भी एसेट्स क्या होगा, कम होगा, तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, जब कोई लायबिलिटीज बढ़ता है तो लायबिलिटीज बढ़ने पर क्या होता है, हमें लॉस होता है, यानी हमने क्या है, हमने क्रेडिटर को 50,000 रुपए देने हैं और एक बार क्या हुआ, हमको हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, हमारे क्रेडिटर कितने हो गए, 60,000 हो गए, तो 10,000 हमने एक्स्ट्रा चुकाएंगे, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा चुकाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस होगा और उस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी हो, ठीक है, अगर वो बढ़ता है कैपिटल को छोड़ के, रिजर्व को छोड़कर, तो बढ़ेगा तो यहाँ पे दिखाएंगे। इसके बाद फिर लिखा हुआ है, जब कोई लायबिलिटी घटता है, तो लायबिलिटी घटता है मतलब क्या, क्रेडिटर आपके 50,000 है लेकिन आपको पेमेंट करना हो 40,000, तो 10,000 का आपको क्या होगा, सीधा सीधा फायदा होगा। तो लायबिलिटी के घटने पर क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, हाँ, कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यानी कहने का मतलब है कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड है और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या है, क्रेडिट साइड है। हाँ, डेबिट साइड में लोग क्या दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं और एक्सपेंसेस दिखाते हैं, ठीक है, रूल के हिसाब से। और क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं हम लोग, इनकम दिखाते हैं और प्रॉफिट दिखाते हैं। तो जब जब हमें क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन करने से हमें प्रॉफिट होगा तो यहाँ दिखाएंगे और हमें लॉस होगा तो यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपके बुक्स में कोई एसेट्स नहीं दिखाया गया है, बाद में आपके क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है, या कोई लायबिलिटीज है जो आपके क्या है, हाँ, बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जा रही है और बाद में क्या हो रही है, क्वेश्चन में आपके मेंशन की जा रही है, तो उनको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको हमको बैलेंस शीट में फिर से दिखाना होगा, फिर से दिखाने के लिए क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, तो इसको यहाँ दिखाएंगे। अगर कोई लायबिलिटीज है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे, यानी लायबिलिटी से बढ़ने से क्या होगा, हमें लॉस होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। फिर इसका क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने कैसे करेंगे, जब जब क्या होगा, आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा और डेबिट साइड क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए क्रेडिट साइड का अमाउंट 50,000 आता है, ठीक है, और डेबिट साइड का अमाउंट क्या होता है, 30,000 आता है, तो आपको सीधा सीधा बात है, क्रेडिट साइड जब भी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो 30 में से क्या करेंगे, 20 घटा देंगे। 20 घटाने के बाद क्या होगा, जो आएगा बैलेंस उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो जब जब क्रेडिट साइड बड़ा होता है, डेबिट साइड छोटा होता है, तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या होगा, प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे हाँ, उनके बीच क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में, याद रखिएगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में, यानी ये दोनों जो रेशियो है, तो इसमें से कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में। इसी तरह जब क्या होगा, हमारा क्या है, डेबिट साइड का अमाउंट क्या होगा, बड़ा होगा, 50,000 मान लीजिए इधर का आता और 30,000 इधर का आता, ठीक है। तो डेबिट साइड का जब अमाउंट बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस आता है, उस लॉस को भी क्या करेंगे, इधर लिखेंगे बैलेंस उसका, ठीक है, और उसको भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब कुछ और रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और, ये जो मैंने बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी जो पार्टनर्स क्या है, फॉर्म में बने रह रहे हैं, ठीक है, उनके बीच क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस
ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो रिवोल्यूशन अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज तो लेकर जाया जाता है, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज में जो वृद्धि हुई है, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज जितने अमाउंट से इंक्रीज किए गए या डिक्रीज किए गए उस वैल्यू को लेकर जाया जाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं लेके जाया जाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज में जितना भी क्या है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसको लेकर जाया जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है? एसेट्स के बढ़ने पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको लेकर जाया जाता है, एसेट्स को घटने पर जो लॉस हुआ है उसको लेकर जाया जाता है, या लायबिलिटी के बढ़ने पर जो हमें लॉस हुआ है उसको लेकर जाया जाता है, या लायबिलिटी के घटने पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो लेकर जाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो हमारे क्या करता है बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, इसके साथ साथ सारे प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है? हाँ, दिखाता है। ठीक है, तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट भी क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब एग्जाम में ये भी पूछेगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट कब कब बनाया जाता है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है? 4 कंडीशन में बनाया जाता है। पहला लिखा हुआ है चेंज इन पीएसआर, यानी जब क्या है साझेदारों का लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस समय क्या होता है? रिवोल्यूशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अभी मैंने बताया कि जब क्या है 3 पार्टनर है एबीसी, पहले वो क्या करते थे? बराबर क्या करते थे? अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर उन लोगों ने डिसीजन लिया कि क्या करें, अपने प्रॉफिट में चेंजेस लाएंगे। इन्होंने प्रॉफिट रेशियो चेंज किया, 3:2:1 किया। ठीक है, तो जब इन लोगों ने प्रॉफिट रेशियो चेंज कर रहे थे तो उसी समय इन लोगों ने क्या किया? अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के क्या किया? वैल्यू को रीचेक किया। रीचेक किया कि मतलब क्या, जिस समय इन लोगों ने प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा था उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू थी उसको क्या किया? चेक किया। उसके चेक करने से क्या हुआ? इनको कुछ एसेट्स बढ़ते हुए दिखेंगे, कुछ एसेट्स घटते हुए दिखेंगे, इसी तरह लायबिलिटीज बढ़ती हुई दिखेगी और लायबिलिटीज घटती हुई दिखेगी। तो उसी से क्या होगा? जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको रिवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो पहला क्या होगा? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? जब पार्टनर्स का बदलेगा तब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा। दूसरा, जब कोई नया साझेदार यानी कोई न्यू पार्टनर क्या करेगा? फॉर्म में एडमिशन लेगा, प्रवेश लेगा, तब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा। आगे हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होंगे इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद जब कोई पार्टनर क्या होगा? रिटायर लेगा यानी रिटायरमेंट लेगा। ठीक है, तब क्या होगा? ये बनाया जाएगा। जब कोई पार्टनर की क्या होगी? डेथ होगी, तब ये अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है, इन चारों कंडीशन में क्या होता है? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कब बनाया जाता है बता दिए, जब साझेदार क्या करते हैं? अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन से थोड़ा सा पहले ये लोग क्या करते हैं? अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं? उसके वैल्यू को चेक करते हैं कि उस दिन क्या है, जिस दिन उन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस समय उसकी वैल्यू क्या है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेक करते हैं, चेक करके पता लगाते हैं कि कौन कौन से एसेट्स से उनको फायदा हो रहा है, कौन कौन से एसेट से नुकसान हो रहा है, कौन कौन से लायबिलिटी से फायदा हो रहा है, कौन कौन से लायबिलिटी से नुकसान हो रहा है। तो उन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज से प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा और लॉस होगा तो डेबिट साइड। फिर इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा। जब जब क्रेडिट साइड का क्या होगा? अमाउंट बड़ा आएगा, डेबिट साइड का कम आएगा तो प्रॉफिट होगा। जब डेबिट साइड का क्या होगा? ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का कम आएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, कब बनाया जाता है मैंने बता दिया, 4 कंडीशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर, एडमिशन होने पर किसी पार्टनर का, कोई पार्टनर रिटायर ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है उस समय, कोई पार्टनर डेथ कर रहा है उस समय। ठीक है, तो आइए इस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी 3:2 के अनुपात में लाभ हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। आगे जिनका चिट्ठा निम्नलिखित है इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है और रिजर्व दिया हुआ है इन लोगों का। फिर इधर एसेट्स में लैंड दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेप्टर दिया हुआ है, कैश अकाउंट दिया हुआ है और दोनों साइड बैलेंस आया है बैलेंस शीट का 1 लाख और 1 लाख। बैलेंस शीट का हमेशा टोटल क्या होता है? इक्वल आता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। आगे बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2024 से वे लाभ हानियों को क्या करते हैं? बराबर बांटते हैं। तो ये इनका क्या है? न्यू रेशियो दिया हुआ है, ये इनका क्या है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सहमतियां हुई है, यानी जब इन लोगों ने अपना लाभ हानि अनुपात बदला है तो उस समय इनके साथ क्या हुआ है? कुछ नया एग्रीमेंट इन लोगों ने आपस में बनाया है। ठीक है, क्या क्या बनाया है? जैसे यहाँ पे लिखा है कि भूमि के मूल्य में 20% की क्या करनी है? वृद्धि करनी है,
यानी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर इसके बाद लिखा हुआ कि स्टॉक का मूल्यांकन कितने से किया गया है, 6000 से किया गया है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है मशीन और फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, ह्रास लगाना है। फिर देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण के लिए आयोजन करना है, यानी प्रोविजन कर बनाना है। फिर लेनदारों पर 10% क्या करना है, अपलिखित करना है। अब यहाँ पे देखिए जब इनका क्या हुआ, रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज करने के समय इन लोगों ने क्या किया, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया, रीचेक किया कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, भूमि के मूल्य में कितनी हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी जब इन लोगों ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को बदला तो उस समय इनके भूमि की वैल्यू क्या हो गई थी, 20% से बढ़ गई थी। ठीक है, तो 20% से बढ़ी हुई है, यानी एसेट्स बढ़ा है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को कहाँ दिखाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो इनका एसेट्स कितना था, लैंड 50,000। 50,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 10,000 आता है। ठीक है, तो 50,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20 बटे कितना होगा, 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10,000। तो ये 10,000 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा बाई लैंड कितना, 20,000 से। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक का मूल्यांकन किया गया, यानी स्टॉक की वैल्यू को भी क्या किया, चेक किया गया, कितना है, 6,000। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी, 5,000। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 6,000, यानी ये भी क्या हो गया है, 1,000 रुपए से बढ़ गया है। तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बाई स्टॉक कितना, 1,000 रुपए। क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए, मशीन पर और फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले मशीन देखते हैं, मशीन कितना है, 10,000 रुपए, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है संपत्तियों के मूल्य में कमी। ठीक है, तो संपत्तियों के मूल्य में कमी होगा तो हमें लॉस होगा, तो सबसे पहले मशीन पे लगाएंगे। मशीन पर 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। फिर इसी तरह फर्नीचर पे भी लगाना है। फर्नीचर कितना है हमारा, 1,500 रुपए। अरे 15,000 है तो इस पर कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 1,500 रुपए आएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है देनदारों पर 5% प्रोविजन बनाना है। ठीक है, तो प्रोविजन एक प्रकार का क्या होता है, लॉस होता है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो देनदार हमारे कितने हैं, ये है 10,000। 10,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना आता है, 500 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेनदार को 10% से अपलिखित करना है। अपलिखित करने का मतलब होता है कम करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो कितने हैं, ये है 20,000। 20,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 2,000। तो 2,000 रुपए से क्या होगा, क्रेडिटर राइट ऑफ किया जाएगा, राइट ऑफ क्रेडिटर 2,000 रुपए से। ये 2,000 रुपए से क्या होगी, लायबिलिटीज के वैल्यू में कमी आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा कुछ हो चुका, अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर का जोड़ेंगे, तो 20, यहाँ 20 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 आएगा। 50,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 आएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था 10,000, लेकिन लिख दिया था 20,000। तो देखिए, तो 10, 11, एक 2, 13, तो इधर का टोटल आ रहा है 13,000। फिर इधर का टोटल करिए, तो 1,000, 1,500 यानी 2,500, 2,500 और 5, ठीक है, 3,000। ठीक है, तो इधर का क्या आ रहा है, 3,000 आ रहा है। यानी क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, 13,000 है, और डेबिट साइड का टोटल कितना है, 3,000। अभी मैंने बताया था कि जब जब क्या होता है, क्रेडिट साइड बड़ा होता है या क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होता है और डेबिट साइड का कम होता है, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 13,000 में से 3,000 रुपए घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, जिधर कम होता है उधर ही बैलेंस करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, अब ये प्रॉफिट किसमें बटेगा, ए और बी में। ठीक है, ये 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो किस में बटेगा, ए और बी में। किस रेशियो में बटेगा, मैंने बताया है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो कुछ इस प्रकार से बटेगा, ये 6,000 आएगा इसका और इसका आएगा 4,000। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों साइड में से जो बड़ा अमाउंट होगा उससे क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो बड़ा अमाउंट कितना है, 13,000 रुपए। ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट खत्म। तो इस प्रकार से क्या होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा। अब ये पूरा क्या है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, बिल्कुल समाप्त हो चुका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ क्या करेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता हुआ अभी के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट करिए, वहां पे आपको क्या होगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।